मॉरिन ने दुरुस्त अंदाजा लगाया है। बॉस ने कुर्सी की पुष्ट से कमर लगाते हुए कहा। तो जोसेफ और डोचे के साथ साथ खुद मॉरिन भी बेख्तियार उछल पड़ी। आपका मतलब है कि असल मसला खजाने की तलाश है? वाह, क्या हमारे बचपन का जमाना तो वापस नहीं आ गया, जब हम सोते जागते बड़े बड़े खजाने मिलने के ख्वाब देखा करते थे। डोचे ने कहा, सुनो, हमें हीरे जवाहरात और सोने चांदी का खजाना नहीं चाहिए। ये आयरलैंड का हक है और हमें इससे कोई दिलचस्पी भी नहीं है। हमारा असल मसला और है जिसके लिए हम परेशान हैं। बॉस ने कहा, बॉस, आप आज शायद हमें आजमा रहे हैं कि हम में कितना सस्पेंस बर्दाश्त करने की सलाहियत है। मॉरिन ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। ओके, मैं बता देता हूँ, लेकिन ये एक कवि राज है, इसलिए इसका अफशा होना हमारे मुल्क पोलैंड के लिए तबाहकुन भी हो सकता है। बॉस ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। हम हलफ देते हैं बॉस कि हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जोसेफ ने कहा, तुम लोग नायाब पत्थरों के बारे में कुछ जानते हो? बॉस ने कहा तो वो तीनों चौंक पड़े। आपका मतलब हीरे जवाहरात से है? जोसेफ ने कहा, नहीं, जिन्हें दुनिया ने एयर अर्थ या नायाब पत्थर का नाम दिया हुआ है। बॉस ने कहा, ओ बॉस, मुझे अब याद आ रहा है, काफी अरसा पहले मैंने इस पर एक साइंस मैगजीन में पढ़ा था। जहां तक मुझे याद है, इस मजमून में यह लिखा गया था कि जमीन की आखिरी तह में ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें आम पाई जाती हैं जिनमें कीमियाई अनासिर वाली धातु के जर्रे मौजूद होते हैं। मॉरिन ने कहा तो डोचे और जोसेफ के चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए और वो सवालिया नजरों से बॉस को देखने लगे। तुम ठीक कह रही हो, ये कुदरत का अजीम शाहकार है कि आखिरी तह में मौजूद चट्टानों में ऐसे कीमियाई अनासिर वाली धातु के जर्रात मौजूद होते हैं। ये जर्रात हर रंग के होते हैं। इन कीमियाई जर्रों को चट्टानों से अलग करके इस्तेमाल में लाया जाता है। ये कीमियाई धाती अनासिर आज की जदीद दुनिया में स्मार्टफोन से लेकर सुपर कंप्यूटर और हवाई जहाजों से लेकर हथियारों तक लातादाद अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। इनके बगैर इन जदीद अशिया का बनना मुमकिन ही नहीं है। ये पत्थर हर जगह मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इनको जमीन की आखिरी तह से निकालने और फिर इनकी चट्टानों से अलहदगी बहुत सब्र आजमा और तवील काम है, जिस पर अंदाजे से भी ज्यादा अखराजात आते हैं और बेपनाह रुकावटें भी सामने आ जाती हैं। इस वक्त इन कीमियाई अनासिर का सबसे बड़ा जखीरा शोगरान के पास है और शोगरान इन कीमियाई जर्रात को पूरी दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक को फरोख्त करता है। अमेरिका और रूसिया ने भी अपने ममालिक में इन पत्थरों को निकालने की कोशिश की, लेकिन सुरंग बनाने के लिए उन्होंने जो मशीनरी मुंतखब की थी वो गो जदीद मशीनरी थी, लेकिन वो सुरंग को आगे न बढ़ा सकी क्योंकि जमीन की निचली तह और ऊपर वाली सतह के दरमियान एक जैसी सूरत हाल नहीं होती। कहीं आखिर तक खुश्क पत्थर और मिट्टी होती है और कहीं पानी की तह आ जाती है। कहीं रास्ते में तेल या गैस मौजूद होती है, जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकती। बॉस ने इस बार तफसील से बात करते हुए कहा, हैरत है बॉस, कुदरत के इतने खजाने मौजूद हैं। जोसेफ ने हैरान होकर कहा, बॉस, आपने प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया। मॉरिन ने कहा, तुम्हें मालूम है कि यूरोप में पोलैंड साइंसी इजादात में बाकी यूरोपीय ममालिक से काफी आगे है और हमारी लेबोरेटरियां दिन रात नई से नई इजादात को सामने लाने में मसरूफ हैं और हमारे पास इन्हें पूरी दुनिया में फैलाने का नेटवर्क भी मौजूद है। हमें इन कीमियाई अनासिर की धातु के जर्रात की एक्रीमिया के बाद सबसे ज्यादा जरूरत है, वरना हमारी लेबोरेटरी और बेशुमार फैक्ट्रियां सब बंद हो जाएंगी। बॉस ने कहा, यह कैसे मुमकिन है बॉस कि इन नायाब जर्रों के बगैर कोई जदीद इजाद ही ना हो सके? फिर पूरी दुनिया में जदीद तरीन इजादात पर मुसलसल काम कैसे हो रहा है? मॉरिन ने कहा, मैंने कहा है कि शुगरान इसका बड़ा स्टॉकिस्ट और फरोख्त कुनंदा है। वो जब चाहे हाथ खींच लेता है तो पूरी दुनिया में जदीद तरीन अशिया की मैन्युफैक्चरिंग रुक जाती है। फिर वो अपनी मर्जी के नरक लगाकर देता है। गो अब भी ये जर्रात बेहद सस्ते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। जहां तक सस्ते होने का ताल्लुक है, तो अगर 10-20 डॉलर्स का धाती उनसर डिस्प्रोशियम ना हो तो आपकी 25,000 डॉलर्स की चीज चल ही नहीं सकती। इस तरह 2-2.5 डॉलर्स मालियत का धाती उनसर नियोस्प्रोशियम ना हो तो 500 डॉलर्स की कंप्यूटर हार्ड ड्राइव काम ही नहीं कर सकती। दूसरी बात ये कि इन चट्टानों को बाहर निकाल लिया जाए तो उनसे धाती अनासिर के जर्रात को अलहदा करना एक कठिन काम है। माहौलियात का बड़ा नुकसान होता है।
लेकिन ऐसा करना जदीद दौर के लिए जरूरी है और कोई भी मुल्क अब साइंसी इजादात के बगैर अपना वजूद ही मुमकिन नहीं बना सकता। बॉस ने कहा। अब मैं क्या कहूँ बॉस, आप सस्पेंस बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, डोचे ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। तो बॉस बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने ये सब कुछ इसलिए बताया है कि तुम्हें पूरा पूरा एहसास हो जाए कि मिशन क्या है और कितनी अहमियत रखता है, ताकि तुम किसी तसब्जुब का शिकार ना हो जाओ। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है बॉस, हमने वाकई आपकी बातों से बहुत कुछ सीखा है, मॉरिन ने कहा। हमें आज से 2 साल पहले इत्तला मिली कि पोलैंड और आयरलैंड की सरहद के करीब जमीन में ऐसी चट्टानें मौजूद हैं जो कीमियाई धात के अनासिर जर्रात से पुर हैं। ये चट्टानें आमतौर पर जमीन की आखिरी तह में होती हैं, लेकिन कभी कभार जमीन से कुछ फासले पर भी मिल जाती हैं। चुनांचे ये चट्टानें भी सतह जमीन से 1 किलोमीटर नीचे मौजूद हैं और इन चट्टानों पर मिलने वाले जर्रात पोलैंड को कम से कम 100 सालों तक काफी रहेंगी। लेकिन असल मसला ये है कि ये चट्टानें हमारी सरहद के अंदर नहीं बल्कि आयरलैंड की सरजमीन में हैं और इनका फासला हमारी सरहद से 3 किलोमीटर दूर है। पोलैंड के सरहदी शहर वारान के उकब में हमारी सरहद है। उसके बाद आयरलैंड की सरजमीन शुरू हो जाती है। ये नीम पहाड़ी इलाका है, यहाँ की जमीन भी बेहद सख्त है। हमने इन चट्टानों का मजीद सर्वे कराया और फिर जब ये बात हतमी हो गई कि अगर इन चट्टानों को निकाल कर हम इनसे कीमियाई जर्रात अलहदा कर लें तो हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना बन सकता है, तो हुकूमत ने खुफिया तौर पर इन चट्टानों को निकालने का फैसला किया और ना सिर्फ फैसला किया बल्कि इस पर अमल भी शुरू कर दिया। 1.5 साल की मेहनत के बावजूद हम अभी तक इन चट्टानों तक सुरंग नहीं ले जा सके, लेकिन 6-7 माह बाद ऐसा मुमकिन हो जाएगा। इसके बाद इन भारी और कीमती चट्टानों को जमीन से अलहदा करके इन्हें बाहर निकालकर वहां पहुंचाना है जहां इनकी सफाई होती रहेगी। आज तक ये खुफिया मंसूबा खुफिया ही रहा है और इस पर काम भी जारी है। आयरलैंड को अभी तक इसका इल्म नहीं हो सका। यही हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है। इस खजाने के मिलने के बाद पोलैंड कम से कम 100 साल तक जरात खरीदने से बेनियाज हो जाएगा, बॉस ने कहा। बॉस, अब क्या हो गया है, जोसेफ ने कहा। तो बॉस ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। हुआ ये है कि आयरलैंड के मागा आसार कदीमा के म्यूजियम से एक तलवार गुम हो गई जिसे सॉर्ड मागा कहा जाता है, और आयरलैंड वाले अपनी एजेंसियों से मायूस होकर पाकिस्तान पहुंच गए ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस तलवार को तलाश करके वापस ला दे। ये बात भी हम ही जानते थे कि सॉर्ड मागा को किसने वहां से उड़ाया है और क्यों उड़ाया। हुआ ये कि लुसानिया में ये अफवाह फैल गई कि इस तलवार पर जो अल्फाज दर्ज हैं इनमें मागा खजाने का राज छुपा है। चुनांचे लुसानिया की एक सरकारी एजेंसी ब्लैक एस्टोन ने यह तलवार वहां से उड़ाकर हुक्काम तक पहुंचा दी। लेकिन जैसे ही लुसानिया के आला हुक्काम को इल्म हुआ कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस तलवार को तलाश करने का मिशन ले चुकी है और किसी भी वक्त वो वहां पहुंच जाएगी, और इसके बारे में सब यही कहते हैं कि वो अगर चाहे तो भूसे के ढेर से सुई निकाल सकती है, इसलिए लुसानिया के आला हुक्काम ने खामोशी से वो तलवार वापस म्यूजियम में रखवा दी ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इधर का रुख ना करे। लेकिन उसके बाद ब्लैक एस्टोन के सुपर सेक्शन के 2 सुपर एजेंट्स ऑस्कर और डैमी ने आयरलैंड के मशहूर माहिर आसार कदीमा प्रोफेसर शार्बी को अगवा करके उस पर बेपनाह तशद्दुद किया ताकि उससे खजाने का महले वकू मालूम किया जा सके, लेकिन वो जानते ही ना थे, इसलिए उन्हें हलाक कर दिया गया। इसके बाद उन दोनों सुपर एजेंटों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत की कि आयरलैंड में पाकिस्तानी सिफारत खाने के एक सिफारतकार को अगवा कर उस पर भी बेपनाह तशद्दुद किया ताकि खजाने के बारे में मालूम कर सके, लेकिन वो सिफारतकार भी ना जानता था, इसलिए उसे भी हलाक कर दिया गया। जैसे ही ये इत्तला पाकिस्तान पहुंची तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ एक्सटो ने हुक्म दे दिया कि ब्लैक एस्टोन और उसके सुपर सेक्शन का खात्मा कर दिया जाए। चुनांचे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हरकत में आ गई है, बॉस ने तफसील से बात करते हुए कहा। तो इससे हमें क्या खतरा है बॉस, जोसेफ ने कहा। इमरान ना सिर्फ इंतहाई ज़हीन है बल्कि उसने साइंस में डॉक्टरेट कर रखा है। इसके साथ साथ वो जदीद साइंस से भी बाकायदा वाकिफ रहता है, और ये भी कहा जाता है कि उसकी कारकर्दगी ऐसी है कि जो चीज़ उससे जितनी ज़्यादा छुपाई जाए वो उतनी ही जल्दी उसे ट्रेस कर लेता है। हमें खतरा है कि इमरान हमारे खजाने से वाकिफ हो गया तो आयरलैंड हुकूमत इस पर कब्जा कर लेगी और हम महरूम रह जाएंगे, बॉस ने कहा। तो इस बार जोसेफ और उसके साथियों ने बेख्तियार तवील सांस लिए।
क्योंकि अब असल बात सामने आ गई थी। बॉस, ये सिर्फ एक मफरूजा है, वो यहाँ हमारे मुल्क क्यों आएगा? यहाँ तो उसका कोई काम नहीं है। जोसेफ ने कहा, मुझे मालूम है कि वो कहाँ काम करेगा। वो लुसानिया और आयरलैंड में काम करेगा, लेकिन हमारा खजाना जहाँ मौजूद है वो जगह ना सिर्फ आयरलैंड की हदूद में है, बल्कि उस इलाके में है जहाँ मागा आसार कदीमा के आसार फैले हुए हैं और महकुमा आसार कदीमा के दफातर और रिहाइशगाहें मौजूद हैं। वो साइंसदान है, लिहाजा वो आम आदमियों से ज्यादा जानता होगा। अगर उसने किसी भी तरह इसे ट्रेस कर लिया तो मामला बहुत गंभीर हो जाएंगे। बॉस ने कहा, आप क्या चाहते हैं? जोसेफ ने कहा, मैं चाहता हूँ कि इस मामले का इंकशाफ होने से पहले ही उस इमरान का खात्मा कर दिया जाए। बॉस ने कहा, बॉस, अगर हम उससे टकरा गए तो वो हमारे पीछे यहाँ भी आ सकता है। बेहतर यही है कि हम सिर्फ मशीन से निगरानी करें और बस हाँ, जब वो उस जगह को चेक कराए तो फिर आगे बढ़कर उसका खात्मा भी किया जा सकता है। मॉरिन ने कहा, लेकिन तब तक वो हमारे खजाने का राज फाश कर चुका होगा, फिर हमें क्या फायदा मिलेगा? बॉस ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है बॉस, मैं समझ गया हूँ कि आप क्या चाहते हैं। यही कि हम मागा आसार कदीमा पहुंच जाए और वहां के अहलकारों को रकम देकर डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में बातचीत बाहर से रिकॉर्ड कराएं, और अगर इमरान हमारे बारे में कोई बात करे तो हम फौरी हरकत में आ जाएं। जोसेफ ने कहा, जो भी करो प्लानिंग से करो, लेकिन हमारे खजाने का मंसूबा ओपन नहीं होना चाहिए। बॉस ने कहा, ओके बॉस, हम अपना हेडक्वार्टर वारान में बना लेते हैं। वहां से हम आसानी से आयरलैंड में आसार कदीमा के इलाके की मशीनी निगरानी भी कर सकेंगे और आसार कदीमा के इलाके में हमारा एक एजेंट भी काम करेगा। जोसेफ ने कहा, मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हारे ग्रुप का इंतखाब किया है और तमाम पस मंजर और वजूहत का भी तुम्हें इल्म हो गया है। अब तुमने इसे ओपन होने से बचाना है जब तक कि हम जेर जमीन ऐसी तमाम चट्टानें ना निकाल ले जिनमें कीमियाई अनासिर धात के जर्रे मौजूद हैं, वरना ना सिर्फ ये हमारे पूरे मुल्क का नुकसान होगा बल्कि तुम तीनों का नाम भी सर्विसेज से खारिज कर दिए जाएंगे। बॉस ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा, आप बेफिक्र रहें बॉस, आपने हमारा इंतखाब करके हमें एजाज बख्शा है। हम हर सूरत में इस मिशन को कामयाब कराएंगे। मॉरिन ने कहा, एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो कि इमरान कोई आम एजेंट नहीं है कि वो ऐसे ही वो तुम्हारे हाथों मार खा जाएगा। इसलिए इससे पहले कि उसका हाथ तुम्हारी गर्दनों तक पहुंचे, तुम्हारे हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच जाने चाहिए। बॉस ने कहा, यस बॉस, हम ख्याल रखेंगे। अब हमें इजाजत। जोसेफ ने उठते हुए कहा, मुझे साथ साथ रिपोर्टें मिलती रहनी चाहिए क्योंकि ऊपर बैठे हुक्काम मुझसे पूछते रहते हैं। बॉस ने जवाब देते हुए कहा, यस सर, यस सर। तीनों ने कहा और फिर एक एक करके तीनों ऑफिस से बाहर चले गए। ऑस्कर के जहन पर छाया हुआ अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तब्दील होता चला गया और फिर जैसे ही उसकी आंखें खुली और शऊर बेदार हुआ तो वो बेख्तियार उछलकर उठने लगा, लेकिन गर्दन से लेकर पैरों तक मौजूद रॉड्स की वजह से बेबस होकर बैठ गया। साइड कुर्सी पर टैमी मौजूद थी जो होश में आने के प्रोसेस से गुजर रही थी। सामने कुर्सी पर वो आदमी जिसे इमरान कहा गया था बैठा हुआ था और उसके साथ दो लड़कियां भी कुर्सियों पर मौजूद थी। ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया? कैसे मुमकिन हुआ? ऑस्कर ने कदरी ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो अनहोनी के होने पर हैरत ज़दा होकर बड़बड़ा रहा हो। लेकिन इससे पहले कि इमरान उसकी बात का कोई जवाब देता, डैमी ने होश में आते ही न सिर्फ चीख मारी बल्कि उसने अपने जिस्म को इस अंदाज में झटके देने शुरू कर दिए जैसे उसे लर्जे का बुखार चढ़ गया हो। ये सब धोखा है, साजिश है। ये किसने हरकत की है कि दुश्मनों से मिल गया है? बोलो कौन है? डैमी ने चीख कर बोलते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ इस हालत में मौजूद हूँ और दोनों मुहाफिज फर्श पर लाशों की सूरत में पड़े नजर आ रहे हैं। अब बताओ कौन आकर साजिश कर गया है? ऑस्कर ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन ये इतने भारी जिस्मों के लोग अचानक कैसे रॉड्स के दरमियान से निकल गए हैं? डैमी ने कहा, ये मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे हुआ है। ऑस्कर ने कहा, तुमने ये सब कैसे किया है? डैमी ने अब सामने बैठे इमरान से मुखातिब होकर कहा, तुम लोग ये समझते हो कि साइंस का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन इंसानी जहन इस अंदाज में बनाया गया है कि वो साइंस को शिकस्त दे सकता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये रॉड्स तो दुनिया के सबसे महफूज रॉड्स हैं। ये रिमोट कंट्रोलर से ओपन होते हैं या गायब होते हैं, और ये रिमोट कंट्रोलर तुम्हारे पास तो नहीं, हमारे आदमी के पास था।
फिर तुमने किस तरह रॉड्स गायब किए हैं? डेमी ने कहा, ये फार्मूला तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, वरना मैं तुम्हें इसका मुजाहरा अभी दिखाता कि जहन को एक नुक्ते पर मुर्तकिज करके जहनी ताकत का जिस पर असर डालना हो उसकी तस्वीर आंखों में भर लो तो इंसानी जहन बिल्कुल इस तरह काम करता है जिस तरह रिमोट कंट्रोलर काम करता है। रिमोट कंट्रोलर का फंक्शन भी यही है कि वो ताकतवर सिग्नल भेजकर चीजों को हरकत में ले आता है। इस तरह जहन भी ताकतवर सिग्नल्स भेजता है तो रॉड्स हरकत में आ जाते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। क्यों अहमकों और पागलों वाली बातें कर रहे हो? ये कैसे मुमकिन है कि इंसान किसी मशीन को देखे और वो चल पड़े? डेमी ने मुंह बनाते हुए कहा, शट अप नॉनसेंस, अब अगर तुमने कोई बकवास की तो अभी गोली से उड़ा दूंगी। जूलिया ने यकलक चीखते हुए कहा, पहले तुम अपने साथी को समझाओ वो क्यों बच्चा बन रहा है। डेमी ने कहा, अगर तुम ये बात तस्लीम नहीं कर रही तो फिर बताओ कि रॉड्स गायब कैसे हो गए। जब रॉड्स गायब हुए तो उस वक्त कमरे में तुम, ऑस्कर और 2 मुहाफिजों के अलावा और कोई मौजूद ना था। फिर ये सब कैसे हो गया? इमरान ने कहा, और इसके साथ ही वो खड़ा हो गया। गो ऑस्कर खामोश था क्योंकि डेमी सेक्शन इंचार्ज थी और वैसे ही आतिश फिशा मिजाज की मालिक थी। हंसती भी दिल खोलकर थी और गुस्सा और इजहार नाराजगी भी खुलकर करती थी। इमरान ने रॉड्स गायब होने की जो वजह बताई थी वो उसके हलक से नीचे ना उतर रही थी, लेकिन वो खामोश बैठा रहा। मैं तुम्हारे सामने इसका मुजाहरा करता हूँ, इमरान ने कहा और जूलिया की तरफ मुड़ गया। तुम्हारे पास है मशीन पिस्टल या नहीं? है तो मुझे दे दो, इमरान ने कहा। मशीन पिस्टल तो ले लो, लेकिन ये तुमने ड्रामा क्यों शुरू कर दिया है? इससे पूछ-गुछ करो और फिर इन्हें गोली मार दो, जूलिया ने कहा। मैं चाहता हूँ कि डेमी और ऑस्कर दोनों की जिंदगियां बच जाएं। अभी इन बेचारों ने दुनिया में देखा ही क्या है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सामने मौजूद छोटी टेबल उठाकर उसने ऑस्कर और डेमी के सामने रख दिया और फिर उस पर वो मशीन पिस्टल भी रख दिया। ऑस्कर हैरान था कि ये आदमी क्या करना चाहता है। अब उसे भी यकीन हो गया था कि ये शख्स कोई बड़ा ड्रामेबाज है, लेकिन वो उसकी हरकत व सकनात का बकौर जायजा ले रहा था। इमरान पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ गया। तुमने देखा कि मशीन पिस्टल कितना वजनी है। इसे हरकत में लाने के लिए फोर्स की जरूरत है, हाथ की फोर्स या कोई और फोर्स, लेकिन बज़ाहिर में नजरों के सिग्नल से इसे कैसे हरकत में लाता हूँ, इमरान ने कहा। इमरान साहब, कहीं आपके सिग्नल्स दोबारा रॉड्स को ना ऑपरेट कर दें, सालिया ने पहली बार बोलते हुए कहा। हाँ, इसका इम्कान हो सकता है, लेकिन जब मैं नजरों में मशीन पिस्टल रखूंगा तो यही हरकत में आएगा, इमरान ने कहा और फिर सामने मेज पर पड़े मशीन पिस्टल पर नजरें जमा दी। ऑस्कर बड़े गौर से ये सब होता देख रहा था। डेमी भी खामोश बैठी उसे इस तरह देख रही थी कि जैसे बच्चे किसी शुभदाबाज के मजीद जादू के करतब देखने के लिए तजस्सुस से उसकी तरफ देखता है। और फिर 2 मिनट बाद मेज पर मौजूद मशीन पिस्टल ने हरकत की। पहले वो घसीटता हुआ पीछे की तरफ गया और फिर उसकी साइड तब्दील हो गई। चंद लम्हों बाद बगैर किसी के छुए इस भारी मशीन पिस्टल ने बाकायदा हरकत शुरू कर दी थी और इसके साथ ही इमरान ने अपना एक हाथ अपनी दोनों आंखों पर रख लिया। ऑस्कर को अब तक यकीन न आ रहा था कि जो कुछ उसने देखा है क्या वाकई इस दुनिया में वकूफ पजीर हुआ है या उसने ख्वाब देखा है। लेकिन चूंकि ये सब कुछ उसके सामने हो रहा था, इसलिए उसे तस्लीम तो करना ही था। तुमने देख लिया कि ये भारी मशीन पिस्टल किस तरह हरकत में आ गया। अब तुम खुद सोचो कि जो सिग्नल्स वजनी मशीन पिस्टल को इस तरह हरकत में ला सकते हैं, क्या वो रॉड्स को ऑपरेट नहीं कर सकते? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इंसान नहीं हो, कोई जादूगर हो या किसी और सैयारे की मखलूक हो, डेमी ने बेख्तियार होकर कहा।